हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी बसंत से चैप्टर नंबर 11 है, जो देखकर भी नहीं देखते। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है, जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर में लिखेंगे, एक बार हेलेन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। वह जब वापस लौटी तो हेलेन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। उसकी मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। तब उस समय हेलेन केलर को लगा कि सचमुच जिनके पास आंखें हैं होती है वे बहुत कम ही देखते हैं। हेलेन को ऐसा इसलिए महसूस हुआ कि उन्हें प्राकृतिक की वस्तुओं को छूने से इतना आनंद आता है, तो दुनिया के सुंदर रंग उनकी मित्र की संवेदना को छू क्यों नहीं पाए। प्रश्न नंबर 2 है, प्राकृतिक का जादू किसे कहा गया है? उत्तर में आप लोग लिखेंगे, प्राकृतिक के अनमोल खजाने को उसके अनमोल सौंदर्य और उसमें होने वाले नित्य प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है, जिसमें ऋतुओं का बदलना, बसंत के फूलों का खिलना, बागों में पेड़ों पर बैठी पक्षी, कालीन के समान फैले हुए घास के मैदान आदि सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कुछ खास तो नहीं। हेलेन की मित्र ने जब यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुन हेलेन को आश्चर्य क्यों हुआ? उत्तर में आप लोग लिखेंगे, एक बार हेलेन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलेन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उसकी मित्र ने जवाब दिया कि उसने कुछ खास नहीं देखा। यह सुनकर हेलेन केलर को बहुत आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे आँख होकर भी नहीं देखते, क्योंकि वे तो आँखें न होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ पढ़ करके इसका उत्तर लिखो। उत्तर में आप लोग लिखेंगे इसका, हेलेन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। बसंत के दौरान वे टहनियों में से नई कलियों, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को भी छूकर पहचान लेती थी। वे चिड़ियों की मधुर स्वर को भी सुनकर के पहचान लेती थी। प्रश्न नंबर 5 है, जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंग से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर में आप लोग लिखेंगे, दृष्टि हमारे शरीर का कोई साधारण अंग नहीं, बल्कि यह तो ईश्वर प्रदत्त नियामत है। इसके जरिए हम प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित हर एक वस्तु का आनंद उठा सकते हैं। ईश्वर के इस अनमोल तोहफे से हम अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं, अतः हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होते हुए इसकी कद्र भी करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना, मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, रोज़ की तरह आज भी मैं पैदल ही अपने घर जा रही थी। विद्यालय के फाटक से बाहर निकलते ही मुझे बाहर बैठने वाले खोमचे वालों की बच्चों की अपनी सामान की ओर आकर्षित करने वाली आवाज़ें सुनाई पड़ी। आगे बढ़ने पर रास्ते पर कार, साइकिल, रिक्शा, बस की एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाई पड़ी। उनसे बचकर जब मैं आगे मुड़कर मेरे घर की ओर जाने वाली शांत सड़क पर निकली तो मुझे सड़क के दोनों ओर लगे गुलमोहर, अशोक और आम के पेड़ों के झूमने से ठंडी हवाओं का स्पर्श महसूस हुआ। इन्हीं पेड़ों पर कुछ नन्ही गिलहरियाँ भी रहती हैं, जो सर से नीचे ऊपर आ जा रही थी। थोड़े समय में तक मैं इनकी इस क्रीड़ा में खो सी गई, परंतु फिर माँ का ध्यान आते ही मैं दौड़कर घर की ओर चल पड़ी। प्रश्न नंबर 7 है, कान
से सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती है, इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करो। उत्तर में लिखेंगे आप लोग, ईश्वर प्रदत्त शारीरिक अंगों में कान भी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके काम ना करने पर हमें बाहरी दुनिया बड़ी ही अजीब सी लगती होगी। हमारे लिए विचारों का आदान प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम ना तो किसी की बात समझ पाएंगे और ना ही किसी को अपनी बात समझा पाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है, कई चीज़ों को छूकर ही पता चलता है, जैसे कि कपड़े की चिकनाहट या खुरदरापन, पत्तियों की नसों का उभार आदि। ऐसी ही चीज़ों की सूची तैयार करो जिनको छूने से उनकी खासियत का पता चलता है। उत्तर में लिखेंगे, अखरोट का खुरदरापन, फूलों को छूने से उसका मखमली एहसास, घास को छूने से होने वाला नरम एहसास। प्रश्न नंबर 9 है, हम अपनी पांचों इंद्रियों में आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो, जैसे कि सुनना, चखना, सूंघना और छूना। आइए उत्तर में देखते हैं। इस प्रकार से कॉलम बना लीजिएगा। एक कॉलम में आपको लिखना है सुनना, उसके लिए आपका कान का प्रयोग करते हैं। दूसरी है चखना, जिसका जो अंग प्रयोग होता है इसमें जीभ है। सूंघने में आप नाक का इस्तेमाल करते हैं और छूने में त्वचा का। तो आपके अंग होते हैं कान, आँख, नाक, कान और त्वचा। फिलहाल इसमें 4 ही अंग की बात की है, तो हम 4 अंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कान से हम क्या क्या सुन सकते हैं, तो इससे हम कर्कश ध्वनियाँ, कुछ पशु पक्षियों या प्राणियों की आवाज़ें। चखने की बात करते हैं तो जीभ से हम क्या चख सकते हैं, मिठास, फल, मिठाई। सूंघने में क्या हम सूंघ सकते हैं, सुगंध, इत्र, फूलों की खुशबू, खाद्य पदार्थ। और त्वचा से हम क्या स्पर्श कर सकते हैं, तो गर्म दूध चाय या अन्य पेय पदार्थ। कान से और हम क्या कर सकते हैं, तो मधुर ध्वनियाँ, कोयल की बोली, पक्षियों की चहचहाट, गीत और संगीत के मधुर स्वर। जीभ से और क्या हम चख सकते हैं, तो हम कटु स्वाद, जैसे करेला का जो स्वाद होता है, और दवाइयों के स्वाद को भी चख सकते हैं। उसी प्रकार से सूंघने में हम गंदे नाला, जो दुर्गंध होती है, उसको भी सूंघ सकते हैं। और छूने की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ठंडा भी छू सकते हैं, जिसमें बर्फ़ और शरबत आते हैं। फिर उसके बाद हम चखने में देखते हैं तो यहाँ पे तीखा होता है, नमकीन स्वाद होता है, मिर्च, नमक और सब्जी। और अगर हम यहाँ पे त्वचा यानी छूने की बात करते हैं तो मुलायम फूलों की पंखुड़ियाँ। ये सब आपके इस प्रकार से बना करके आप इसके आंसर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई ना देता हो, तो तुम उससे प्राकृतिक के उनके अनुभवों के बारे में क्या क्या पूछना चाहोगे और क्यों। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, मुझे यदि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो मैं उससे यही जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से दिन और रात का आभास करते हैं, प्राकृतिक और रंगों के बारे में उनकी कल्पना कैसी होती है, जब वे किसी वस्तु को छूते हैं तो किस प्रकार से उसकी आकृति बनाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, इसमें पूछा जा रहा है कि पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। जैसे कि आपको चिकना शब्द दे रखा है, चिपचिपा, मुलायम, खुरदरा, लिजा, उबड़ खाबड़, सख्त, भुरभुरा। तो आइए उत्तर में देखते हैं। चिकना हमारा क्या हो सकता है, तो घी, तेल हमारा क्या चिकने में आ जाता है। चिपचिपा क्या होता है, जो गोंद होती है वो चिपचिपी होती है। मुलायम क्या हो सकता है, तो रेशमी कपड़े जो होते हैं मुलायम होते हैं। खुरदरा की बात करते हैं तो ये आपका कपड़ा भी हो सकता है। लिजा जो होता है ये आपका शहद होता है। उबड़ खाबड़ क्या होते हैं, पेड़ का तना है। सख्त क्या है, पत्थर है। और भुरभुरा क्या है, रेत होती है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उसकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी विशेषता के बारे में बात कर रही हैं। यानी कि आप यहाँ पे खुशी और सुंदरता के नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या इस जो यहाँ पे जो आपका संज्ञा प्रयोग हुई है, इस संज्ञाएँ क्या किसी भाव की विशेषता के बारे में बता रही हैं। आगे कह रहा है, ऐसी संज्ञाएँ भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं के संबंध में किसी दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि
इससे जुड़े शब्द को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ध्यान में रखेंगे, जब भी आपको भाववाचक संज्ञा पहचाननी होगी तो उससे जो जो शब्द होता है, जो जुड़ा हुआ शब्द होता है, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं और उन्हें भी पहचान कर लिखो, जैसे कि मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, पूर्ति, ताजगी, क्रोध, मजदूरी। तो जैसे कि अब बोला गया, अब मिठास को आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भूख को आप महसूस करते हैं, आप उसको छू नहीं सकते हैं, ना तो देख सकते हैं। इसी प्रकार शांति को महसूस किया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना तो छुआ जा सकता है। भोलापन यही होता है, अपना बुढ़ापा है, घबराहट है, बहाव है, फुर्ती है, ताजगी है, क्रोध है और मजदूरी। आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग, क्रिया से बनी कौन सी संज्ञा होती हैं, और विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। सब में अंतर में देख लेते हैं क्या क्या अंतर होता है। इस प्रकार से कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ आप लिखिएगा क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, एक तरफ लिखिएगा विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, एक तरफ लिखिएगा जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा और इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं, जो से घबराना से क्या बनता है, घबराहट, ये क्या होती है, क्रिया से बनता है। तो यहाँ पे घबराना हमारा क्या है, क्रिया है, क्रिया से। अब इसको हमने थोड़ा सा आहट प्रत्यय जोड़ करके इससे बना दिया घबराहट, तो ये हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार से बूढ़ा से क्या बना, बुढ़ापा। तो बूढ़ा क्या होता है, विशेषण होता है, विशेषण से हमने यहाँ पे प्रत्यय जोड़ करके बुढ़ापा बना दिया, तो बुढ़ापा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो गई। उसी प्रकार से मजदूर से मजदूरी बन गई, तो मजदूर क्या है, एक जाति का बोध करा रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा से हम क्या मजदूरी बना दिया, मजदूरी क्या बन गई, हमारा भाववाचक संज्ञा बन गई। उसी प्रकार से अगर आगे देखते हैं तो क्रोध और फुर्ती शब्द भाववाचक संज्ञा है। क्रोध और फुर्ती शब्द क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा, इसमें कोई क्रिया उरिया से नहीं बना, सीधे सीधे भाववाचक संज्ञा ही है। आगे देखते हैं, बहाना से क्या होगा, बहाव हो गया। तो यहाँ पे बहाना हमारा क्या होता है, क्रिया होती है, इससे हमारा क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा, जो कि बहाव हो गया। ताज़ा से ताजगी, ये हमारी ताज़ा विशेषण शब्द था, विशेषण से क्या बन गया, ताजगी, यानी कि यह भाववाचक संज्ञा बन गई। भूखा से भूख, भूखा हमारा क्या है, विशेषण है, और ये भूख बन गया हमारा भाववाचक संज्ञा। शांत से शांति, यानी शांत हमारा क्या था, एक विशेषण शब्द था, इससे बन गया शांति, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से इसको छांट करके अलग अलग लिख लीजिएगा, विशेषण से बनने वाला, और उसके बाद जाति से भाववाचक संज्ञा जो है उसको अलग कर दिया, सबको अलग, क्रिया से सबको अलग करके यहाँ पे दिखा दिया गया है। और लास्ट आपको मिठास अलग बचा हुआ था, मिठास का भी देख लिए। मिठास से क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। ये मीठा क्या होता है, एक आपका विशेषण था, यानी कि गुणों की बात की गई है। तो गुण की जहाँ पे होता है वहाँ विशेषण शब्द होता है, किसी वस्तु की विशेषता बताया जाता है वहाँ पे। और भोला भी आपका विशेषण शब्द, यानी कि यहाँ विशेषण से बनने वाला भोलापन क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में अमलतास, सेमल, कजरी आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने से मिलते जुलते हैं, पर उनकी अर्थ भिन्न है। नीचे कुछ और समरूपी शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। जैसे अवधि से अवधि और अवधि, में, मैं, मेल, मैला, और दिन, दीन, सिल, सील। मतलब ये यहाँ पे जोड़े में शब्द आए हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है, उसको आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, इस प्रकार से कॉलम बना लीजिएगा। अवधि, अवधि का अर्थ होता है यहाँ पे इतने बड़े कार्यक्रम के लिए 2 सप्ताह की अवधि कम है। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करके इसको समझा जा सकता है। अवधि का मतलब होता है, तो कवि तुलसीदास से कृत रचना रामचरितमानस जो कि अवधि में लिखी है, ये भाषा की बात कर रही है, वहाँ पे किसी समय या कार्यक्रम की बात की जा रही है। तो अवधि के समय के बारे में बात कीजिए, किसी भाषा के बारे में, यानी कि एक अवधि का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे समय, और एक अवधि का मतलब जो बड़ी मात्रा यहाँ पे देखा, इसका मतलब है कोई भाषा है, ठीक है। आगे देखते हैं, में का अर्थ क्या होता है, अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग में देखते हैं तो में कटोरी में खीर है, यानी कि यहाँ पे कटोरी में खीर है। और मैं से क्या, मैं तो आज मेले में गया। इस प्रकार से में और मैं में अंतर हो जाता है। मेल की बात करते हैं, तो इस गाँव के किसान में बड़ा मेल है। मैला है, यह कपड़ा कितना मैला है। तो दोनों के अर्थ अलग हैं, इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करके इसको देख सकते हैं। और में क्या अंतर होता है, तो और नदी के दोनों ओर हरे भरे वृक्ष लहरा रहे हैं। और का यहाँ पे क्या है कि नीरज और नीरव सगे भाई हैं, यहाँ पे दोनों के बारे में बता रहा है। तो और में यह अंतर हो जाएगा। उसी प्रकार से दिन और दिन में क्या अंतर है, दिन का अर्थ इस प्रकार से देख निकालेंगे यहाँ पे, इस कार्य को तुम दिन में ही समाप्त कर लेना। और दीन का अर्थ क्या है, दीन व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, जो दीन गरीब दुखी होते हैं उनको दीन बोला गया है।
सिल का अर्थ क्या है, इस प्रकार वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे, सिल पर पीसे मसालों का स्वाद बढ़िया होता है। जो आपका सिलबट्टा होता है उसकी बात की गई है। और सील अगर बड़ी की मात्रा जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं इस लिफाफे को सील खोल दो, यानी कि किसी चीज़ को पैक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, तो वो सील की यहाँ पे बात हो रही है। तो छोटी की मात्रा से आपका सिलबट्टा बन जा रहा है, सील वाला बात हो रही है। और बड़ी सी सील से आपका जो बन रहा है, बड़ी की मात्रा लगने से वो आपका लिफाफे में जो सील लगाई जाती है, किसी जगह सील लगाई जाती है, उसकी बात हो रही है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।